नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है नालंदा गुरुकुल। तो नालंदा गुरुकुल YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर चैप्टर। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का बेसिक इंट्रोडक्शन से आज शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर का बेसिक इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे कि आखिर ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसके क्या क्या मुख्य भाग होते हैं, आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अगले लेक्चर में हमको उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी पढ़ना है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आज की क्लास जो होगी मुख्यतः थ्योरी होगी दोस्तों। ठीक है, छोटी क्लास होगी तो मुख्यतः जो होगी थ्योरी होगी, और कल की क्लास में थोड़ी जो बची हुई थ्योरी रहेगी वो कंप्लीट कर देंगे और क्लास करेंगे बहुत सारा एक्चुअली क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में थ्योरी और कल की क्लास में क्वेश्चंस प्लस थ्योरी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चंस प्लस थ्योरी जो है दोनों हो जाएंगे कल की क्लास में। चलिए, तो दोस्तों जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं एक बार कि इस यूट्यूब चैनल पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पूरा फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। ये किसके लिए लाभदायक होने वाला है दोस्तों? तो ये जो है रेलवे एएलपी के लिए, विशेष रूप से बिहार में जो वैकेंसी है उसके लिए, किसी भी बच्चे जो आईटीआई में पढ़ते हैं उसके लिए, एसएससी जेई और आरबी जेई की तैयारी करते हैं उन सबके लिए लाभदायक होने वाला है। ठीक है, तो अभी मुख्य रूप से चूंकि इन दोनों का एग्जाम जो है पास आ रहा है, रेलवे एलपी का और बीएचपी सिल का, तो इस पर जोर दिया गया है ज़्यादा, इसके ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम लोग करवाए हैं। ठीक है, बाकी सबके लिए लाभदायक होने वाला है, विशेष रूप से रेलवे एलपी और बिहार की वैकेंसीज के लिए। चलिए, ठीक है दोस्तों, तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्या क्या मिल जाता है? इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाता है वीडियो क्लासेस, जो क्लास आप पढ़ रहे हैं वो क्लासेस, प्लस क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। और क्लास नोट्स आपको अगर पाना है, ये सेम क्लास नोट जो भी बनेगा ना वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको पाना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे के सारे क्लास नोट्स जो है अपलोड कर दिए जाते हैं जैसे ही लेक्चर शूट होता है उसी समय पे। तो आप वहाँ से बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। ठीक है, बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, तो थ्योरी प्रैक्टिस करवाई जाती है और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। ठीक है, तो नालंदा गुरुकुल यूट्यूब चैनल जो है इस नाम याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अब बिना समय गवाए अभी ट्रांसफार्मर का पार्ट 1 शुरू करते हैं, जंप करते हैं डायरेक्टली। आइए, तो दोस्तों ये है ट्रांसफार्मर, इसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। उम्मीद करता हूँ कि इस ट्रांसफार्मर को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा दोस्तों। ठीक है, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो, चाहे आप गांव में रहते हो, चाहे आप शहर में रहते हो। ठीक है, कहीं भी रहते हो, लेकिन इस ट्रांसफार्मर को आपने अवश्य ही देखा होगा। ठीक है, इस ट्रांसफार्मर को आपने अवश्य ही देखा होगा और आपने कभी सोचा होगा कि आखिर इसका काम क्या होता है। आप जरूर एक बार ना एक बार जरूर सोचा होगा कि आखिर इसका काम होता क्या है भाई। मन में आपके जरूर सवाल आया होगा, तो आज उस सवाल का हो जाएगा हल, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका हल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये एक ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल जो है ये एक ट्रांसफार्मर है, ये मुख्य रूप से एक ट्रांसफार्मर है। और इसके जो है अलग अलग भाग हैं, जैसे आप देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कूलिंग ट्यूब्स, मतलब ठंडा करने वाला ट्यूब्स है ये सब जो है ना, ठंडा करने वाला ट्यूब्स। फिर ये लिखा है ब्रीदर, मतलब सांस लेने वाला है ये। ठीक है, ट्रांसफार्मर का नाक है सांस लेने वाला। ये है कंजर्वेटर, ये है एक्सप्लोजन टैंक। तो अभी टेंशन मत लीजिए, इसको एक एक पार्ट को हम विस्तार में बताने वाले हैं। तो मुख्य रूप से अभी समझिए क्या ये है ट्रांसफार्मर। ये क्या है? ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ट्रांसफार्मर का कोई पूछेगा कि मेन काम क्या है, ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है भाई, मुख्य काम क्या है, तभी वही देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है, तो अभी बता देते हैं। इसका मुख्य कार्य है दोस्तों वोल्टेज को अप करना या फिर वोल्टेज को डाउन करना। जहां जैसी जरूरत होगी वैसा ये काम करेगा। ठीक है, जहां जैसी जरूरत होगी वैसा ये काम करेगा। ठीक है, अगर वोल्टेज को अप करना है तो भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग होगा, वोल्टेज को डाउन करना है तो भी ट्रांसफार्मर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वोल्टेज को अप या डाउन करने में ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है, यही बात समझना है। मुख्य कार्य क्या है, तो वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना, बस इतना ही समझिए। चलिए, तो देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर क्या है, एक अस्थिर डिवाइस है। सबसे पहले तो क्या देखना है कि ट्रांसफार्मर क्या है, एक अस्थिर डिवाइस है, यानी कि एक घूमने वाला भाग नहीं है इसमें। कोई भी चीज में घूमेगा नहीं, सब क्या रहेगा, सबके सब स्थिर रहेगा, रुका हुआ रहेगा। ठीक है, सब सब क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा, स्टैटिक डिवाइस है ये कोई मोटर वोटर जैसा नहीं है कि गोल गोल घूमेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, पूरा का पूरा स्थिर रहेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो स्टैटिक भाग है ना, इस बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। और चूंकि स्टैटिक भाग है तो इसमें जो होता हानि जो होता है बहुत कम होता है। इसमें जो होने वाला हानि है ना बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है, क्योंकि ये स्थिर है, घूम नहीं रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात क्या रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसका क्या है मेन काम, इसका मेन काम क्या है दोस्तों कि एसी
एसी करंट की वोल्टेज को निम्न स्तर से उच्च स्तर या फिर उच्च स्तर से निम्न स्तर में परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, तो किस पे काम करता है ये भी समझ लीजिए। तो सर ये तो पूरा एसी करंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? एसी करंट पे काम करता है। और क्या करता है? ये क्या करता है भाई? तो ये वोल्टेज को ऊपर नीचे करता है। ठीक है, तो वोल्टेज को क्या करता है? ऊपर नीचे करता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर हाई वोल्टेज है, अगर हाई वोल्टेज है तो उसको लो वोल्टेज में बदल देगा। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज है लाइन, हाई वोल्टेज करंट है तो क्या करेगा? लो वोल्टेज में बदल देगा। अगर लो वोल्टेज है तो उसको हाई वोल्टेज में बदल देगा। तो दोनों काम कर सकता है। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का क्षमता रखता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने का क्षमता रखता है। दोनों काम ये कर सकता है। ठीक है, दोनों काम ये कर सकता है। लेकिन ऐसा करते हुए एक चीज़ और ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है भाई? ऐसा करते हुए क्या ध्यान रखना है कि ऐसा करते हुए दो चीज़ जो है कभी नहीं बदलेगा। वो है इसका पहला जो है फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति जो है फिक्स रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एफ जो है कांस्टेंट रहेगा दोस्त, यानी कि आवृत्ति जो है समान रहेगा। आवृत्ति नहीं बदलने वाला है। ठीक है, आवृत्ति क्या रहेगा? समान रहेगा। आवृत्ति क्या रहेगा? समान रहेगा। अब दूसरा क्या ध्यान रखना है? दूसरा क्या ध्यान रखना है? दूसरा जो है दोस्त, पावर जो है, टोटल जो पावर है ना वो भी समान रहता है। ठीक है, टोटल पावर क्या है? वो भी समान रहता है। वो भी क्या रहता है? समान रहता है। बहुत हल्का फल्का लॉस होता है, लेकिन मिल जुला कर क्या है? मिला जुला के क्या है? टोटल जो पावर होता है वो भी क्या होता है? समान होता है। टोटल पावर क्या होता है? समान होता है। ठीक है, टोटल पावर क्या होता है? समान होता है। समझ में आ रहा है? या तो समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो क्या यहाँ पे सीखने को हमको मिला? यहाँ पे हमको दो चीजें सीखने को मिला। पहला, यहाँ पे तीन चीजें सीखने को मिला। पहला क्या है? पहला क्या है? आपको देखिए रिवीजन भी कराता चलूंगा। पहला क्या है? ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये ट्रांसफार्मर जो है ना दोस्तों, क्या है ये एक रुका हुआ डिवाइस है। मतलब इसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है। क्योंकि घूमने वाला भाग नहीं है तो इसका हानि क्या होगा? बहुत ही कम होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा इसका हानि। ठीक है, तो ये क्या करता है ट्रांसफार्मर? तो ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदल सकता है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकता है। ये बिल्कुल जो है एसी के सिद्धांत पे काम करता है। एसी करंट पे ही काम करता है, डीसी पे ये काम नहीं करता है। ठीक है, खाली एसी पे काम करता है, डीसी पे काम ये नहीं करता है। और जो ये हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज बदल रहा है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज बदल रहा है, ऐसा करते हुए फ्रीक्वेंसी जो है समान रहेगा और पावर जो है समान रहेगा। ठीक है, शक्ति जो है समान रहेगा। समझ में आ गया? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और पावर क्या होगा? सेम टू सेम रहेगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़िए। तो आपको हम क्या बताया अभी? आपको क्या बताया कि जो ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल सकता है। ठीक है, और हाई वोल्टेज क्या कर सकता है? लो वोल्टेज में बदल सकता है। ठीक है, लो वोल्टेज में बदल सकता है। ठीक है, तब देखिए उसको एक बार देखिए। जो ट्रांसफार्मर है ना, लो वोल्टेज को हम लोग लिखेंगे क्या? एल वी लिखेंगे। ठीक है, लो वोल्टेज को एल वी लिखेंगे और हाई वोल्टेज को एच वी लिखेंगे। ठीक है, तो लो वोल्टेज से अगर हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया ना, तो वैसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं दोस्त? वैसे ट्रांसफार्मर को क्या बोलते हैं? वैसे ट्रांसफार्मर को बोलते हैं दोस्त स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं दोस्त, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब क्या है कि वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर, सिंपल। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है? तो वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदल दिया, यानी क्या हो गया? वोल्टेज बढ़ गया। अब पावर आपको क्या बताए थे कि पावर जो है हमेशा फिक्स रहेगा दोस्त। पावर जो है ना हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो पावर बराबर क्या होता है दोस्त? तो V इंटू आई होता है। तो जैसे ही करंट आपका, जैसे ही आपको वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? अपने आप कम हो जाएगा। जहाँ पे लो वोल्टेज है वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज और करंट में यहाँ पे उल्टा संबंध होता है। ठीक है, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर उस ट्रांसफार्मर को बोलेंगे जहाँ पे लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब पावर आपको कांस्टेंट रहना चाहिए। पावर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। तो वोल्टेज जैसे ही बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? करंट अपने आप घट जाएगा दोस्त। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज में क्या होगा? उल्टा संबंध होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा? तो यहाँ पे हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में चला जाएगा। ठीक है, हाई वोल्टेज को क्या चीज बदल देगा? तो लो वोल्टेज में बदल देगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का क्या संबंध हो जाएगा? तो बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे वहां पे देखे थे। तो करंट जो होगा हाई वोल्टेज की तरफ क्या होगा? करंट कम होगा
और लो वोल्टेज की तरफ करंट क्या होगा तो ज़्यादा होगा। बिल्कुल वही बात, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है तो वोल्टेज बढ़ता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है तो वोल्टेज घटता है। वोल्टेज क्या होता है घटता है, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है दोस्त घटता है, समझ में आ रहा है। चलिए तो वही देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज देखिए कम है और यहाँ पे वोल्टेज क्या है तो ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। कैसे पता कर रहे हैं कि ज़्यादा दिख रहा है, कैसे पता कर रहे हैं ज़्यादा दिख रहा है। तो वोल्टेज जो होता है ना दोस्तों, जो वोल्टेज जो होता है ना नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कितना फेरों की संख्या है ना उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो फेरों की कितनी संख्या होगी उसी हिसाब से वोल्टेज जो है कम या ज़्यादा होगा। ज़्यादा फेरों की संख्या होगा तो वोल्टेज ज़्यादा होगा, कम फेरों की संख्या होगा तो क्या होगा वोल्टेज कम होगा। इधर देखिए क्या दिख रहा है 1 2 3 4, इधर टोटल क्या है तो 4 फेरों की संख्या है। तो इधर मान लीजिए अगर 8 वोल्टेज है, ठीक है। इधर कितना दिख रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर मान लीजिए 8 है, ठीक है। इधर कितना है फेरा तो 8 फेरा है, तो क्या हो जाएगा दुगना है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा तो 16 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। यानी कि वोल्टेज जो है फेरों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब फेरों की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो वोल्टेज अपने आप क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। फेरों की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगा वोल्टेज अपने आप बढ़ जाएगा दोस्त, ठीक है, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो इधर जो है नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, इस साइड में क्या है नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। मान लीजिए कि इधर 8 टर्न्स है और इधर कितना टर्न है 4 टर्न है, ठीक है। इधर कितना टर्न है 4 टर्न है। अगर मान लीजिए इधर 16 वोल्टेज है, इधर 16 वोल्टेज है तो टर्न कितना हो गया आधा हो गया, तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा दोस्तों। तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर है पहला वाला क्या है, पहला वाला ट्रांसफार्मर क्या है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज जो है बढ़ जा रहा है। ये क्या है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर को ऐसे भी लिखते हैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और ये वाला जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जा रहा है घट जा रहा है, ठीक है। तब स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे बोल रहे हैं तो वोल्टेज के आधार पर बोल रहे हैं, ठीक है। और वोल्टेज और करंट में क्या होता है तो उल्टा संबंध होता है, वोल्टेज और करंट में यहाँ पे उल्टा संबंध होता है, ठीक है। तो अभी बता दिए कि आपको आपको क्या बता दिया यहाँ पे कि जो वोल्टेज है ना फेरों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब सीधा संबंध होता है। और आपको क्या बताया कि वोल्टेज और करंट का उल्टा संबंध है, यानी करंट जो है ना दोस्त नंबर ऑफ फेरा, ठीक है, फेरों की संख्या के उल्टा संबंधित होगा, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये सब जो आपको बक्सा में करके देख रहे हैं ये सब क्या है, सबको याद रखना है, ठीक है। ये सब आपको क्या करना है याद करना है। तो वोल्टेज जो है नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वैसे ही करंट जो है नंबर ऑफ टर्न्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि सबको सबको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए सर समझ में आ रहा है। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या आपको मेन पॉइंट्स याद रखना है, कौन कौन पॉइंट्स को आपको दिमाग में बैठा कर रखना है, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या याद रखनी है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफार्मर केवल एसी पर काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है भाई, ठीक है ना। ये सब बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहीं से आपको ट्रैप कर लेगा, क्वेश्चन गड़बड़ा देगा, ठीक है। बोलेगा ट्रांसफार्मर डीसी पे काम करता है जी, तब बोल दिएगा हाँ तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर खाली एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है, बिल्कुल दिमाग में बैठाने वाली बात है। अगला क्या है तो ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं वो वर्ड एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। दोनों लिखा हुआ है, हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाले हिंदी पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी मीडियम वाले अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। हमारे पास जो है भाषा का कोई यहाँ पे बैरियर नहीं है, कोई कुछ भी पढ़ सकता है। ट्रांसफार्मर जो है आवृत्ति नहीं बदलता, आपको बता चुके हैं कि ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति क्या होता है समान होता है, आवृत्ति क्या होता है हमेशा समान होता है, आपको बता चुके हैं, यहाँ पे फिर से लिख दिया है, ठीक है। आवृत्ति क्या होगा समान होगा, सेम होगा, बदलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा दोस्त। अगला क्या है ट्रांसफार्मर जो है आदर्श ट्रांसफार्मर जो है, ठीक है। आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है, आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब है जहाँ पे लॉस जो है जीरो हो जाएगा, ठीक है। आपको बताए थे कि ट्रांसफार्मर जो होता है लॉस बहुत कम होता है, तो इसको जीरो मान लीजिए, ठीक है। तो लॉस जीरो हो जाएगा तो उस ट्रांसफार्मर को बोलेंगे आदर्श ट्रांसफार्मर। और आदर्श ट्रांसफार्मर में क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या होता है दोस्त बराबर होता है। आपको ऐसे ही बताए थे कि पावर क्या होता है ट्रांसफार्मर में मुख्यतः नहीं बदलता है, ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों पावर जो है मुख्यतः नहीं बदलता है, लॉस बहुत कम होता है, तो लगभग दोनों क्या होता है बराबर ही होता है, ठीक है, बराबर ही होता है दोस्तों। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो फ्रीक्वेंसी और पावर जो होता है बराबर होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और पावर क्या होता है बराबर होता है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिए।
ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख गए। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में क्या कहे, थोड़ा थोड़ा सीख गए। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग बल्ब ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा देख लेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। उसके बाद हम लोग उसका मेन पार्ट्स पे चलेंगे। ठीक है, उसके मेन पार्ट्स पे चलेंगे दोस्त। तो यह हो गया आपका ट्रांसफार्मर का कोर, इसको बोलते हैं दोस्त कोर। ट्रांसफार्मर का एक कोर है। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का कोर है, और इस पे जो है तार इस तरह से लपेटा हुआ रहता है। ठीक है ना, इस तरीके से क्या होता है, तार लपेटा हुआ है दोस्त। एकदम बेसिक से बताते चलेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए खाली। ठीक है, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि अन्य बच्चों तक भी जो है रिकमेंडेशन हो जाए वीडियो का, ताकि उनको भी मदद मिले। चलिए, तो ये समझ में आ गया। तो ये जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। ये तांबा का तार का बना होता है, कॉपर का तार का बना होता है, इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। इधर वाला जो है इसको भी बोलते हैं बाइंडिंग। ठीक है, जो पहला तार इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राइमरी बाइंडिंग। क्या बोलेंगे, प्राइमरी बाइंडिंग। और दूसरा तार को क्या बोलेंगे, तो सेकेंडरी बाइंडिंग। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है, पहला हो गया प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरा हो गया सेकेंडरी बाइंडिंग। ये क्या चीज से बना हुआ है, तो कॉपर से यानी तांबा से बना हुआ है। ठीक है, क्या चीज से बना हुआ है, तांबा से बना हुआ है दोस्त। और यहाँ पे लगाते हैं एसी वोल्टेज। ठीक है, एसी वोल्टेज लगा देते हैं, क्योंकि आपको पता क्या है, तो ट्रांसफार्मर एसी पर ही काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। देखिए, एसी जब लगा दिए यहाँ पे दोस्त, तो यहाँ पे क्या हो गया, एसी करंट जो है बहने लगेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट हो गया कंप्लीट, तो यहाँ पे एसी करंट जो है बहने लगेगा। और एसी करंट बहने लगेगा दोस्त, तो क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। आपको पता है कि जब भी करंट बहता है तो अपने चारों ओर क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। उसकी दिशा कैसे निकाल सकते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम से जो है उसका दिशा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालिएगा। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का अंगूठे का नियम कैसे करना है, तो अपना अंगुलियां को जो है राइट हैंड फ्री कर लीजिए, अपने पांचों अंगुलियों को जो है फैला कर रख लीजिए। फिर अपना चार अंगुलियां जो है, ठीक है, अंगूठे को छोड़ के जो चार अंगुलियां हैं उसको इस करंट की दिशा में घुमाइए। जैसे करंट दिख रहा है ना, इस तरीके से घूम रहा है ना करंट, उस करंट की दिशा में क्या कीजिए, अपना चारों उंगलियों को घुमाइए। और अंगूठा देखिएगा कि ऊपर की ओर दिशा दिखा रहा है। अंगूठा किधर दिखा रहा है, तो आप पाएंगे जब भी ऐसा करेंगे ना, तो आप क्या पाएंगे कि अंगूठा जो है दोस्त इधर की ओर दिशा बता रहा है। ठीक है, तो अंगूठा जो बता रहा है दिशा किधर है, तो इधर है। वो आपका क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है दोस्त। वो क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, तो इस तरीके से जो है रास्ता कंप्लीट करेगा कोर में। क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है कोर में जो है गोल गोल इसे घूमेगा। ठीक है, क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा। इस चुंबकीय क्षेत्र को क्या चीज से सूचित कर सकते हैं हम लोग, तो फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स यानी फाई से सूचित कर सकते हैं। ठीक है, फ्लक्स से यानी फाई से सूचित कर सकते हैं। वही वही जो फ्लक्स है ना, जो प्राइमरी वाइंडिंग में बना था। कौन सा फ्लक्स, देखिए ये जो फ्लक्स बना है कहाँ से बना है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट बह रहा है ना दोस्तों, उसके कारण बना था। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स करंट बह रहा था ना, उसके कारण ये फ्लक्स बना था। और ये पूरा सर्किट में क्या हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है। पूरा सर्किट क्या कर रहा है, गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, ठीक है। और वो भी फ्लक्स कैसा है दोस्तों, तो वो भी फ्लक्स जो है अल्टरनेटिंग है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, यहाँ पे जो करंट बह रहा है ना, वो क्या है, अल्टरनेटिंग है। मतलब कुछ देर के लिए पॉजिटिव होता है तो कुछ देर के लिए निगेटिव होता है, कुछ देर के लिए पॉजिटिव होता है तो कुछ देर के लिए क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये फ्लक्स भी क्या है, ये फ्लक्स भी जो है एसी फ्लक्स है। मतलब ये भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स है। ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग फ्लक्स है, क्योंकि करंट जो है एसी है। क्योंकि ये करंट जो है एसी है और इसी कारण फ्लक्स आया, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, एसी फ्लक्स हो जाएगा। और वो फ्लक्स क्या करता है, तो यहाँ पे जो है ईएमएफ इंड्यूस करता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस करता है। ठीक है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग की ईएमएफ क्या बोलती है, E1। और ये जो फ्लक्स है वो प्राइमरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं E1। ठीक है, ये फ्लक्स जो है प्राइमरी वाइंडिंग में भी ईएमएफ इंड्यूस करता है, उसको बोलते हैं E1 दोस्तों। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, E1। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग को E1, और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग को बोलते हैं E2। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी वाइंडिंग को E1 और इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग को बोलते हैं E2। ठीक है, और यही जो है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों। और इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण।
ठीक है, आगे चलकर और डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अभी हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्या क्या मेन पार्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अभी क्या याद रखना है, तभी याद रखना है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे, या फिर उसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। बस इतना ही ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, ट्रांसफार्मर का दोस्तों जो रेटिंग होता है, ठीक है, आपको पता है कि हर एक इक्विपमेंट जो होता है ना उसका कुछ ना कुछ रेटिंग होता है। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा याद रखिएगा कि केवीए में होता है। क्या चीज में होता है? केवीए में होता है। क्या चीज में नहीं होता है वो ध्यान रखिएगा, किलोवाट में नहीं होता है। ठीक है, किलोवाट नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कौन सा लोड लगा हुआ है उस पर निर्भर करता है कि कितना किलोवाट होगा। ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा केवीए में होता है, इस बात को एकदम विशेष ध्यान रखना है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है क्या चीज में होती है? केवीए में होती है, किलोवाट में नहीं होती है। कहीं किलोवाट में आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और केवीए और किलोवाट के बीच में क्या संबंध है आपको पता क्या है? आपको पता है केवीए जो है दोस्तों किसका यूनिट होता है? तब बोलिए सर एस का, यानी कि आभासी शक्ति का। कल की क्लास में सब बताए हैं, आभासी शक्ति का अंग्रेजी में, हिंदी में, अंग्रेजी में क्या होगा तो अपरेंट पावर, बताए थे ना दोस्त ये सब। वैसे ही किलोवाट क्या चीज होता है दोस्तों? तो किलोवाट जो है सर पी होता है, एक्टिव पावर जिसको बोलते हैं। ठीक है, या वास्तविक शक्ति बोलते हैं, वास्तविक शक्ति बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो रियल पावर भी इसको बोलते हैं। फिर के वी ए आर होता है दोस्तों, इसको क्यू से दर्शाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रियाशील शक्ति, प्रतिक्रियाशील शक्ति। प्रतिक्रियाशील शक्ति इसको बोलते हैं दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। क्या रखिएगा? ये बिल्कुल ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, प्रतिक्रियाशील शक्ति, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव रिएक्टिव इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। ठीक है, तो एक्टिव रिएक्टिव और अपरेंट, एक्टिव रिएक्टिव और अपरेंट। और आपको क्या बताए थे? आपको क्या बताए थे? एक फॉर्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे भाई? तो पावर फैक्टर बराबर बताए थे दोस्तों पी बटे जेड, पी बटे एस बताए थे। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि केवीए जो होगा क्या होगा, मतलब एस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एस निकालना है तो एस को उधर भेजना होगा और पावर फैक्टर को नीचे आना होगा। तो एस इक्वल हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई पावर फैक्टर। ठीक है, पी डिवाइड बाई कॉस फाई यानी पावर फैक्टर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो किलो केवीए है ना, किलोवाट को और कॉस फाई से डिवाइड कर दीजिएगा तब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूला का प्रयोग किया है, कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, हमको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, तो हमको मुख्य रूप से ध्यान रखना है ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग होता है केवीए में होता है, किलोवाट में नहीं होता है। मुख्य रूप से जो है यही ध्यान रखना है। बाकी आपको तो ये संबंध आपको याद ही है होगा, ये संबंध तो आपको याद ही होगा कि कॉस फाई जो होता है पी बटे एस भी होता है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देखिए साफ साफ कि डीसी सप्लाई देने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फ्लक्स स्थिर हो जाएगा। देखिए, अगर डीसी सप्लाई दीजिएगा तो डीसी करंट बहेगा, डीसी सप्लाई दीजिएगा तो क्या बहेगा? डीसी करंट बहेगा। और डीसी करंट से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा? तो डीसी फ्लक्स बनाएगा। ठीक है, डीसी फ्लक्स बनाएगा। और डीसी फ्लक्स जो है दोस्तों वो कांस्टेंट फ्लक्स होगा, क्योंकि डीसी क्या होता है? कांस्टेंट फ्लक्स होता है। जैसे देख लीजिए डीसी करंट कैसे होता है, तो आपको पता है डीसी करंट जो है फिक्स होता है। 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर इस प्रकार से रहेगा। वैसे डीसी फ्लक्स भी होगा जो दोस्तों, कोई भी एक मान ले लीजिए, वो क्या होगा? फिक्स होगा, बदलने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे 10 वेबर मान लीजिए हो गया तो वो फिक्स है, इतना ही फ्लक्स रहेगा। ठीक है, यही फ्लक्स रहेगा। तो यहाँ पे ईएमएफ जो इंड्यूस नहीं होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था ना वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जो ई मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था ना वो जीरो हो जाएगा, चाहे E1 हो चाहे E2 हो, दोनों क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इसके कारण क्या होगा दोस्तों? इसके कारण जो बाइंडिंग है कुंडली में बहुत ज़्यादा करंट बहेगा। क्या होगा? कुंडली में बहुत ज़्यादा करंट बहेगा, कुंडली में बहुत करंट बहेगा। और क्या होगा? कुंडली जल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइंडिंग जो है जलने का संभावना है। ठीक है, बाइंडिंग मतलब कुंडली जल सकता है। ठीक है, इसीलिए ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है? एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको क्या एग्जाम में पूछ देगा, आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है।
क्या ध्यान रखना है, तो डीसी सप्लाई पे आपको ट्रांसफार्मर कभी भी नहीं चलेगा, ठीक है। और डीसी सप्लाई पे आप ट्रांसफार्मर को चलाने का ट्राई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कुंडली जलने का खतरा है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दे पे, जो है पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग, ठीक है। क्या है, मुख्य भाग। तो यहाँ पे हम लोग मोटा मोटी देख लेंगे, फिर एक एक करके हम लोग विस्तार में देखेंगे, ठीक है, ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहाँ से, तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी एक एक करके हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। देखिए इसको बोलते हैं मेन टैंक। किसको, तो ये वाला जो आप बॉडी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये वाला जो बॉडी आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मेन टैंक, ये वाला, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, मेन टैंक क्या होगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है, मेन टैंक है दोस्तों। यहाँ पे क्या है, टैंक है, ठीक है, ये क्या है, टैंक है, इसको बोलते हैं मेन टैंक, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन वेंट दोस्त। इसको बोलते हैं बूसिंग, ये तीनों है ना, इसको बोलते हैं बूसिंग, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर का नाक, यानी कि ब्रीदर, जहाँ से सांस लेता है ट्रांसफार्मर। फिर इसको बोलते हैं रेडिएटर। क्या बोलते हैं, रेडिएटर, मतलब क्या होता है, गर्मी निकालता है बाहर, ठीक है, गर्मी बाहर निकालता है ट्रांसफार्मर, इसलिए इसका नाम क्या है, रेडिएटर है, ठीक है। तो अभी तक मोटा मोटी देख लिए, अभी हम लोग एक एक करके मुख्य मुख्य भाग को पकड़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला जो मुख्य भाग होता है दोस्तों, वो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मुख्य भाग होता है ट्रांसफार्मर के कोर होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये क्या है, कोर है। ये आपका बाइंडिंग है, क्या है, ये कुंडली है, क्या है, ये कुंडली है। दोनों साइड में आपको बताए थे कि एक हो गया प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, और एक हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब सेकेंडरी कुंडली, ठीक है। दो कुंडली मुख्यतः हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, जो भी करंट बह रहा है ना, उसके कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है, जो कि इस कोर में जो है गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। और इसके कारण क्या कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो है इंड्यूस ईएमएफ कर रहा है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर से एक बार देखिए, यहाँ पे हम लोग एसी सप्लाई लगाए थे, तो क्या हो गया, एसी सप्लाई लगाने के कारण यहाँ करंट बह रहा है, कौन सा करंट बह रहा है, तो एसी करंट बह रहा है, ठीक है, एसी करंट जो है बह रहा है, ठीक है, एसी करंट जो है आपका बह रहा है। एसी करंट बहने के कारण क्या हो गया, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, ये भी क्या है, एसी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मतलब अल्टरनेटिंग है, मतलब समय समय पे क्या होता है, अपना दिशा बदलते रहता है। ये फ्लक्स बना हुआ भी क्या है, बदलने वाला फ्लक्स बना है। और इस फ्लक्स बनने के कारण क्या हुआ, तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ दोस्तों, यहाँ पे ईएमएफ क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। तो अभी हमको क्या चीज़ पे ध्यान देना है, तो कोर पे ध्यान देना है। कोर कौन सा है, तो कोर आपका दोस्त ये वाला है, ठीक है। तो कोर कैसे बना हुआ होता है, तो इस तरीके से दोस्तों, कोर जो है लैमिनेटेड होता है, मतलब इस तरीके से कटा हुआ रहता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, कटा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग काटते हैं ना, जैसे हम लोग फल काटते हैं, ककड़ी जो काटते हैं ना, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे कट कट करके है, देखिए लेयर बाय लेयर कटा हुआ है, ठीक है, लेयर बाय लेयर जो है कटा हुआ है ना। तो इस तरीके से लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय पूरा कटा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्या है, कटा हुआ है, एक नहीं है पूरा, ऐसा नहीं है कि मेटल का बॉडी है, वैसा नहीं है, एक एक। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये जो है परत दर परत को जो बनाया गया है इसको, ठीक है। चलिए क्या बनाया गया है इसको, परत दर परत जो है बनाया गया है। तो ये पूरा कैसा है, लेयर बाय लेयर बना है, कोई जो है लेयर बाय लेयर बना है, वही आपको समझना है। यहाँ पे मेन बात क्या है, वही है। ये क्यों बनाया गया है, तो मुख्यतः जो है दोस्तों, ये क्यों लेमिनेशन क्यों किया गया है, लेमिनेशन, तो लेमिनेशन क्यों किया गया है, तो इड्डी करंट लॉस जो होता है उसको घटाने के लिए। इड्डी करंट जो लॉस होता है दोस्तों, उसको घटाने के लिए, इड्डी करंट हानि जो होता है ना, उसको घटाने के लिए, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो इड्डी करंट हानि को घटाने के लिए। आगे चल के हम लोग हानि जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे कि इड्डी करंट हानि होता क्या है, लेकिन अभी क्या समझना है, जो लेमिनेटेड कोर किया गया है मुख्य रूप से इड्डी करंट हानि को घटाने के लिए किया गया है, ठीक है। लेमिनेशन क्यों किया गया है, तो इड्डी करंट कोर को हटाने के लिए किया गया है। चलिए तो देख लेते हैं एक बार कोर में क्या क्या बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, कोर के मामले में क्या क्या बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। चलिए पहला क्या ध्यान में रखना है, तो पहला जो है दोस्तों, कोर जो होता है सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है या फिर सीआरजीओ सीट से बना हुआ होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। कोर किससे बना हुआ होता है, तो सिलिकॉन स्टील से या फिर सीआरजीओ सीट से बना हुआ होता है। कोर का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, तो कोर का मुख्य कार्य जो है चुंबकीय फ्लक्स के लिए आसान मार्ग प्रदान करना है। क्योंकि आपको पता क्या है, कोर के थ्रू ही क्या होता है, चुंबकीय मार्ग जो है कंप्लीट होता है, चुंबकीय रास्ता कंप्लीट होता है। देखिए
कोर जो है इसी प्रकार से है कुछ, और इसी में से क्या करता है, तो चुंबकीय जो रास्ता है इसी में से होकर गुजरता है। ठीक है, तो चुंबकीय रास्ता को एक बढ़िया सा रास्ता प्रोवाइड करना इस कोर का काम है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स को एक बढ़िया सा सरल सा रास्ता देना इस कोर का काम है दोस्तों। ठीक है, ये सब क्या है, तो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है। चलिए ये भी हो गया। कोर की लेमिनेशन की मोटाई दोस्तों, कोर की एक लेमिनेशन की मोटाई आपको बताया ना कि कोर क्या चीज में मिलता है, तो परत बाई परत मिलता है आपको, है ना, लेयर बाई लेयर काट कर जो है आपस में लगा के मिलता है। तो एक परत का जो मोटाई है ना 0.25 से लेके 0.5 मिलीमीटर तक होता है दोस्तों। तो ये भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। लेमिनेशन का प्रयोग जो है क्यों किया जाता है आपको बता चुके हैं। लेमिनेशन का प्रयोग जो है ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से क्या है, तो मुख्य रूप से ईडी करंट ही है। ठीक है, आप दोनों दे दिया है, लेकिन मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से आपका जो है ईडी करंट हानि को ही कम करने के लिए किया जाता है, मुख्य रूप से ये वाला। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट भाग पे, तो एक को बोलते हैं बाइंडिंग। ठीक है, क्या होता है ये बाइंडिंग, इस प्रकार से दिखता है। किस प्रकार से दिखेगा दोस्त, तो इस प्रकार से बाइंडिंग दिखेगा। देखिए 3 फेज है तो तीनों फेज के लिए 3 वाइंडिंग दिख रहा है, 3 फेज है ना, तो तीनों फेज के लिए 3 वाइंडिंग दिख रहा है। ये होता कहाँ पे है, तो ये ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक है ना उसके अंदर रखा हुआ रहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो मेन टैंक होता है ना उसके अंदर जो है रखा होता है। इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। सिंपली अब समझना है तो कैसे समझेगा, देखिए ये तो समझ में आ गया कि कोर होता है, और कोर में जो लपेटा हुआ होता है ना उसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। तो ये वाला जो लपेटा हुआ है ना धागा, ये क्या है, यही तो बाइंडिंग है, यही तो बाइंडिंग है। इसको कुंडली भी बोलते हैं। ठीक है, यही तो बाइंडिंग है दोस्त। वैसे यहाँ पे भी ये भी क्या है, ये भी तो बाइंडिंग है। अभी आप लोग में से कोई बता सकता है ये जो फोटो में बना हुआ है ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, बताइए। तो बच्चे लोग बोलेंगे कि सर हमको तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग रहा है। हम बोलेंगे कैसे भाई, बताओ बताओ बताओ, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तुम बोल रहे हो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो बच्चे लोग बोलेंगे, आप लोग में से एक बच्चा बोला, अरे सर देखिए ना आपको नहीं दिख रहा है, इधर जो टर्न्स है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इधर टर्न जो है बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए तो 16 गो टर्न है, इधर कितना दिख रहा है, तो इधर 8 गो टर्न है। सर कम टर्न है, इधर ज़्यादा टर्न है, इधर कम टर्न है। ठीक है, यानी क्या है, वोल्टेजवा जो है घट रहा है, वोल्टेजवा यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदल रहा है। ठीक है, हाई वोल्टेज से, इधर इनपुट लिखा हुआ है, इधर आउटपुट लिखा हुआ है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदल रहा है। और ऐसे ट्रांसफार्मर को ही बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बिल्कुल सही जवाब, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का फोटो बना हुआ है। ठीक है, तो जो वाइंडिंग होता है दोस्तों तांबा से बना हुआ होता है, कॉपर से बना हुआ होता है। ऐसे 3 फेज जो है, तीनों फेज का अलग अलग वाइंडिंग होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको बताया क्या कि इसमें जो है वाइंडिंग है, ये क्या है, वाइंडिंग है। ठीक है, अभी आपको बताए थे बाइंडिंग जो है मुख्यतः क्या है, 2 प्रकार का, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, एक प्राइमरी वाइंडिंग मतलब प्राथमिक वाइंडिंग हो गया, एक हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, तो सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, सप्लाई से जुड़ा हुआ रहता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो मुख्यतः है लोड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग जो मुख्यतः है दोस्तों सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब आपका एसी वोल्टेज से जुड़ा हुआ रहता है। और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है दोस्तों लोड से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब वहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं मुख्यतः, ये भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए, पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। बोल रहा है कि प्राथमिक कुंडली स्रोत से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, स्रोत मतलब एसी वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, कैसे, तो इस प्रकार से जो है एसी वोल्टेज सोर्स लगा हुआ होता है, तो उसी को बोल रहे हैं स्रोत से जुड़ा हुआ रहता है। कौन, तो प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है, बिंदु 1। द्वितीयक वाइंडिंग यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है लोड से जुड़ा हुआ रहता है, ये भी सही बात है। ठीक है, प्राथमिक धारा से उत्पन्न फ्लक्स जो है द्वितीय कुंडली में ईएमएफ बनाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो प्राइमरी जो करंट है दोस्तों वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ बनाता है। ठीक है, ईएमएफ बनाता है, और यही मेन ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। क्या है, यही मेन ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, और इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, और फ्लक्स, जो फ्लक्स द्वितीय कुंडली को पूर्ण रूप से लिंक नहीं करता उसको लीकेज फ्लक्स कहते हैं। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखिए आपको हम क्या बताएं, आपको हम क्या बताएं दोस्तों, ये बताएं कि देखिए यहाँ पे बनेगा फ्लक्स,
यहाँ पे बनता है फ्लक्स, और ये फ्लक्स क्या होता है, कोर में जो है घूमता है। कोर में क्या करता है, घूमता है। रुकिए थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं ताकि आपको बढ़िया समझा सकूँ मैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो है फ्लक्स यहाँ पे बनाएगा, ये जो एसी करंट यहाँ पे लगाएंगे वो क्या करेगा, यहाँ पे फ्लक्स बनाएगा। फ्लक्स क्या करेगा, पूरा पूरा कोर में घूमेगा, पूरा का पूरा कोर में घूमेगा। यहाँ पे बहुत सारा फ्लक्स क्या होगा, जो यहाँ पे बनेगा पूरा का पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। पूरा पूरा फ्लक्स यहाँ पे जो बना है, पूरा पूरा फ्लक्स क्या होगा, आपका सेकेंडरी वाइंडिंग में जुड़ रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, क्या हुआ फिर से देखिए, यहाँ पे जो भी फ्लक्स बना है वो क्या हो रहा है, उसमें बहुत सारा फ्लक्स, मतलब अधिकांश फ्लक्स क्या कर रहा है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग से होकर गुजर रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, ईएमएफ जो है उत्पन्न हो रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन 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 यहाँ पे कुछ फ्लक्स दोस्तों ऐसा भी होता है जो सेकेंडरी तक नहीं जाता है, यहीं पे जो है घूम फिर के रह जाता है। ठीक है, यहीं पे जो है घूम फिर के रह जाता है। और वैसे फ्लक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, वैसे फ्लक्स को बोलते हैं हम लोग कैसा, वैसे फ्लक्स को बोलते हैं हम लोग लीकेज फ्लक्स। ठीक है, लीकेज फ्लक्स होता है दोस्तों। ठीक है, तो जो फ्लक्स जो है जुड़ रहा है, जो फ्लक्स जुड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो म्यूचुअल फ्लक्स बोलते हैं, यानी कि पूरा पूरा फ्लक्स जो है जुड़ रहा है। और जो फ्लक्स जुड़ नहीं पा रहा है वो लीकेज फ्लक्स होता है, इसको हम लोग फाई एल से दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो फ्लक्स जुड़ नहीं पा रहा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीकेज फ्लक्स, यानी कि लीकेज हो गया वो फ्लक्स का। ठीक है, लीकेज हो गया यानी कि फ्लक्स का, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो हो गया मेन फ्लक्स हो गया, जो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। मेन फ्लक्स हो गया जो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ पे यहाँ से बन रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे जाकर जुड़ जा रहा है, सेकेंडरी में मिल जा रहा है। लेकिन कुछ फ्लक्स ऐसा जो है आगे नहीं बढ़ रहा है और यहीं पे है, घूम घूम के रह जा रहा है। ठीक है, इसमें लीक नहीं हो, इसमें जुड़ नहीं रहा है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग में जुड़ नहीं रहा है, यहीं पे क्या हो जा रहा है, लीक हो रहा था, ऐसे फ्लक्स को बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ठीक है, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मेन फ्लक्स और लीकेज फ्लक्स में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपका हो गया। चलिए अब दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट भाग जो है, तीसरा इंपॉर्टेंट भाग जो है, पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले हमने कोर पढ़ लिया। ठीक है, कोर पढ़ लिया कि सिलिकॉन स्टील से बना हुआ होता है या फिर सिलिकॉन सीट से बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन स्टील से बना होता है या फिर सीआरजीओ सीट से बना हुआ होता है। कोर हो गया। बाइंडिंग पढ़ लिया, बाइंडिंग क्या से बना होता है, तो कॉपर से बना हुआ है, ये भी समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं मेन टैंक, क्या है मेन टैंक। ठीक है, तो मेन टैंक दोस्तों जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, इसको बोलते हैं मेन टैंक। ठीक है, मेन टैंक के अंदर क्या क्या है, तो इस मेन टैंक के अंदर जो है, इसके अंदर अगर देखेंगे ना जाके, तो क्या क्या मिलेगा आपको, एक तो तेल मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर तेल मिलेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल, ट्रांसफार्मर का तेल। और क्या मिलेगा, तो कोर मिलेगा, जो अभी कोर पढ़े थे ना शुरू में, इस तरीके से होता है वो कोर भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और क्या मिल जाएगा, और बाइंडिंग जो अभी पढ़े ना, कोर में लिपटा हुआ जो बाइंडिंग है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कोर में जो लिपटा हुआ आपने बाइंडिंग पढ़ा ना, वो भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपको क्या मिल जाएगा, इसके अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन टैंक जो होता है वो बाहरी ढांचा है, इसके अंदर आपको ऑयल मिल जाएगा, आपको कोर मिल जाएगा और बाइंडिंग भी मिल जाएगा। ये ट्रांसफार्मर के अंदर वाले चीज़ों को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करके रखता है, बाहरी चीज़ों से प्रोटेक्शन करके रखता है। तो मेन टैंक समझ में आ गया, मेन टैंक में तेल होता है, कोर होता है और वाइंडिंग होता है। दोस्तों अभी मेन टैंक के बारे में अगर देख लेते हैं, जैसा कि बता चुके हैं पहले ही, तो मेन टैंक जो है किससे बना हुआ होता है, तो ये जो है मुख्यतः स्टील से बना हुआ होता है। ठीक है, स्टील से या फिर इस्पात से, उसी को बोलते हैं इस्पात। तो स्टील से बना हुआ होता है मेन टैंक। ठीक है, मेन टैंक के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें होती है, पहले ही बता चुके हैं, आप लोग बताइए क्या क्या होता है भाई, तो कोर होता है, और क्या होता है दोस्तों, तो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग मतलब कुंडली, और क्या होता है, तेल होता है, ट्रांसफार्मर का तेल होता है दोस्त। क्या होता है, कोर होता है, वाइंडिंग होता है और ट्रांसफार्मर का तेल होता है टैंक में। ठीक है, अब जो तेलवा है ना, ये जो ट्रांसफार्मर का तेलवा है, ट्रांसफार्मर ऑयल जो है, इसका दो काम है, मुख्यतः कितना काम है, दो काम है दोस्त, एक काम नहीं है, दो काम है। क्या क्या काम है, तो वो ठंडा करने का काम है, कूलिंग करने का, और दूसरा काम है इंसुलेशन देने का। ठीक है, क्या करने का, इंसुलेशन देने का। अब देखिए कैसे कैसे होता है इस काम, जो एक बार देख लेते हैं। ठंडा करने का कैसे होता है, देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर जो है एक स्टैटिक डिवाइस है, जो क्या करता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में बदलता है, या फिर लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, और उसके वाइंडिंग में क्या होता है, उसका वाइंडिंग में हमेशा जो है करंट बहते रहता है, किसमें, कुंडली में जो है हमेशा करंट बहते रहता है। अब कुंडली में चूंकि करंट बहता है तो आई स्क्वायर आर लॉस या हानि होते रहता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर हानि होते रहता है।
और जितना करंट बढ़ते जाएगा उतना क्या हो जाएगा, तो आई स्क्वायर आर हानि जो है बढ़ता जाएगा, ठीक है, हानि बढ़ता जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, आई स्क्वायर आर जो हीट प्रोड्यूस करेगा, जो गर्मी और उष्मा प्रोड्यूस करेगा, उससे क्या होगा, तो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। वाइंडिंग क्या हो जाएगा, तो हॉट हो गया, गर्म हो गया। और ये गर्म होने के कारण अभी क्या होगा, उसके आसपास में कौन है, तो ट्रांसफार्मर का तेल है। उसके आसपास में कौन है, तो ट्रांसफार्मर का तेल है। तो पूरा का पूरा गर्मी बाइंडिंग किसको दे देगा, तेल को दे देगा, ठीक है। तो जो इसमें से गर्मी था बाइंडिंग में, अभी कहाँ गया, तो ऑयल जो है वो गर्मी ले लिया, ठीक है, तो ऑयल गर्म हो गया और ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग क्या हो गया, अभी थोड़ा ठंडा हो गया, ठीक है। और ऑयल गर्म हो गया, ऑयल क्या किया, घूम घूम के क्या किया, अपने आप को भी ठंडा कर लिया, वातावरण की हवा से अपने आप को भी क्या कर लिया, ठंडा कर लिया। और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से क्या करता है, जो ट्रांसफार्मर का तेल है वो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का काम करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। ऑयल फिर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और यही प्रक्रिया चलते रहता है। कैसे होता है ऑयल ठंडा, तो एटमॉस्फेयर के हवा से, ठीक है, वातावरण का जो हवा है ना, उसके कारण ये ठंडा हो जाता है, गोल गोल घूम करके क्या होता है, उसके कारण ठंडा हो जाता है। चलिए, तो ये काम तो समझ में आ गया कि ठंडा करने का काम जो है कैसे करता है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, एक बार फिर से देख लीजिए, और फिर से देख लीजिए। देखिए बाइंडिंग देखिए गर्म हो जाता है, क्योंकि इसमें से करंट बहते रहता है, और करंट बहने के कारण आई स्क्वायर आर हानि होता है, और इसके कारण उष्मा उष्मा बनता है, और उस उष्मा के कारण बाइंडिंग जो है गर्म हो जाता है। और इस बाइंडिंग का गर्मी कौन ले जाता है, तो जो ट्रांसफार्मर का तेल है वो ले जाता है, और वो खुद गर्म हो जाता है, वो खुद गर्म हो जाता है और बाइंडिंग को ठंडा कर देता है। और फिर क्या करता है, वो ट्रांसफार्मर का तेल जो है घूम घूम के क्या करता है, अपने आप को भी ठंडा कर लेता है, ठीक है, अपने आप को भी वातावरण की हवा से ठंडा कर लेता है। और इस प्रकार ट्रांसफार्मर का तेल जो है बाइंडिंग को ठंडा करता है। तो ठंडक वाला बात तो समझ में आ गया मास्टर साहब। अब दूसरा बात बताइए सर, इंसुलेशन क्या है। इंसुलेशन क्या है, तो अभी बताते हैं। देखिए आपको क्या बताया कि ट्रांसफार्मर का जो टैंक है उसके अंदर दोनों वाइंडिंग होती है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग भी होगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग भी होगा, ठीक है, हाई वोल्टेज का भी वाइंडिंग हो गया, लो वोल्टेज का वाइंडिंग भी हो गया, ठीक है। और उसके अंदर आप क्या बताए थे, तो तेल होता है, तेल, ठीक है, ये तेल हो गया, ट्रांसफार्मर का तेल हो गया। तो तेलवा क्या करता है, आपस में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, क्या करता है, इंसुलेशन करता है, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है आपस में टच ना कर जाए, इसका पूरा ख्याल रखता है, ठीक है। तो इंसुलेशन का काम करता है, क्या करता है, इंसुलेशन का काम करता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग में इंसुलेशन का काम करता है। कहीं भी गलती से भी आप एक दूसरे में ये टच ना हो जाए, कहीं भी एक दूसरे में ये टच ना हो जाए, ठीक है। तो इंसुलेशन चूंकि ट्रांसफार्मर ऑयल का ज़्यादा होता है हवा की मात्रा में, इसीलिए ये इंसुलेशन का काम करता है, ठीक है। वैसे अगर ट्रांसफार्मर का तेल नहीं भी रहेगा तब भी इंसुलेशन रहेगा। कौन इंसुलेशन देगा, तो हवा जो है वो इंसुलेशन देगा, ठीक है, हवा जो है वो इंसुलेशन थोड़ा देगा। लेकिन चूंकि ट्रांसफार्मर तेल का जो है इंसुलेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। तो दोनों काम समझ में आ गया। पहला कूलिंग का मतलब ठंडा प्रदान करता है, दूसरा काम है इंसुलेशन का, मतलब हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है उसके बीच में इंसुलेशन देता है। इंसुलेशन का मतलब क्या है, तो दोनों के बीच में जो है रेजिस्टेंस को अनफाइनाइट कर देता है, अनगिनत कर देता है, ठीक है। दोनों के बीच का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसको क्या कर देता है, अनंत कर देता है, ताकि गलती से भी इस दोनों के बीच में करंट ना बहने लगे, ठीक है, गलती से भी इस दोनों के बीच में करंट ना बहने लगे। क्योंकि देखिए एक तरफ हाई वोल्टेज है, दूसरी तरफ लो वोल्टेज है, ठीक है। अगर ये वातावरण को आयोनाइज कर दिया, वातावरण के जो है तोड़ दिया इंसुलेशन को, तो क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच में करंट बहने की प्रक्रिया हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं दोस्तों, इसीलिए ट्रांसफार्मर का तेल डाल देते हैं, ताकि गलती से भी एक दूसरे के बीच में कोई करंट फ्लो ना हो जाए। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। और ये ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेशन है क्या हो जाता है, अनंत के बराबर होता है, ठीक है, अनंत के बराबर होता है आइडियली, ठीक है। अगर आदर्श रूप में देखेंगे तो इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, तो अनंत के बराबर होता है। चलिए, तो समझ में आ रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कंजर्वेटर टैंक का। तो कंजर्वेटर टैंक क्या है अभी बताते हैं। ये वाला देखिए, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक, ठीक है, इसी को कंजर्वेटर बोलते हैं, इसी को कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं, ठीक है। बोलिए सर ये टैंकवा दिया कहला है, ये टैंकवा दिया कहलाता, अभी ना बताते हैं, हमारा वही तो काम है, ठीक है, हमारा वही तो काम है बाबू। तो ये टैंक किस लिए दिया है, तो ये टैंक देखिए कैसे जुड़ा हुआ रहता है। ये टैंक जो है दोस्तों जुड़ा हुआ रहता है मेन टैंक से, जो टैंक अभी पढ़े ना मेन टैंक, उसी से ये टैंक क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। तो ये टैंक अब नीचे आप देख रहे हैं क्या है, ये मेन टैंक है, ठीक है, मेन टैंक है। मेन टैंक में क्या क्या है आप बताइए। सर बोलेंगे मेन टैंक में सर कोर है, और क्या है सर, तो वाइंडिंग है, कुंडलियाँ हैं, और क्या है दोस्त, तो ट्रांसफार्मर का तेल है, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही, तभी ट्रांसफार्मर के तेल पे हम लोग जोर देते हैं, किस पे, ट्रांसफार्मर का तेल पे। तो देखिए दोस्तों, इसमें ट्रांसफार्मर का तेल जो है इस तरह का से रहता है, इस तरीके से ट्रांसफार्मर का तेल रहता है दोस्तों। और आपको क्या बताया दोस्तों, आपको क्या बताया, जैसे ही लोड बढ़ता है, जैसे ही ट्रांसफार्मर पे लोड जो है बढ़ता है, तो लोड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, करंट जो है बढ़ जाएगा। लोड बढ़ने का मतलब क्या है, करंट जो है ट्रांसफार्मर में बढ़ गया। और जैसे ही करंट बढ़ गया दोस्तों, तो आई स्क्वायर आर जो ऊष्मा पैदा हो रहा है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का जो है बाइंडिंग गर्म हो जाएगा। और आपको पता है बाइंडिंग में जो गर्मी है वो कौन ले जाता है, तो ट्रांसफार्मर का तेल ले जाता है दोस्तों। कौन ले जाता है, ट्रांसफार्मर का तेल हो जाता है गर्म। तभी क्या हो जाएगा, तेल जो है गर्म हो जाएगा, ऑयल जो है गर्म हो जाएगा। और गर्म होने पे कोई भी पदार्थ दोस्तों फैलता है। ठीक है, कोई भी पदार्थ को जब गर्म कीजिएगा तो फैलता है। ठीक है, क्या करता है, एक्सपैंड करता है। तो ऐसे ही तेल जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेल जो है फैलेगा। तेल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फैल जाएगा, यानी कि एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड करने से तेल का क्या हो जाएगा दोस्तों, जब कोई चीज़ एक्सपैंड कर जाएगा तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सही बात है कि नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, फिर से एक बार मोटा मोटी देख लीजिए। देखिए, लोड जब भी बढ़ेगा ना ट्रांसफार्मर पे, तो क्या होगा, करेंट है बढ़ेगा। करंट जैसे ही बढ़ेगा तो उसका I2R ऊष्मा जो पैदा होता है ना, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, तेल जो है आपका गर्म हो जाएगा, तेल का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे आपको पता है कि कोई भी पदार्थ को आप जब गर्म करते हैं ना, तो क्या होता है, फैलता है। ठीक है, तो तेल क्या हो जाएगा, फैल जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और इस फैलने के कारण क्या हो जाएगा, इस फैलने के कारण क्या हो जाएगा, इस फैलने के कारण उसका जो आयतन है, तेल का आयतन जो है बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने के साथ क्या हो जाएगा, तेल जो है फैल गया है, तेल क्या हो गया, फैल गया है। अब तेल जाएगा कहाँ, तो देखिए तेल जो है जैसे जैसे फैलने लगेगा ना, तो तेल क्या हो जाएगा, फैल करके इस कनेक्टिंग पाइप की मदद से कहाँ चला जाएगा, तो कंजर्वेटर में चला जाएगा दोस्तों। ये जो तेल है ना, जैसे जैसे फैलेगा, इसका आयतन बढ़ेगा तो कहाँ चला जाएगा, ये सब जो तेल है कंजर्वेटर में जाकर जमा होने लगेगा। क्या हो जाएगा, कंजर्वेटर में जाकर जमा हो जाएगा दोस्तों। तो कंजर्वेटर क्यों दिया है, कंजर्वेटर जो है एक्स्ट्रा जगह दिया है कि अगर तेल फैलेगा कभी गर्मी के कारण, तो कहाँ जाएगा, कंजर्वेटर में जाएगा। तेल कहाँ जाएगा दोस्तों, तो कंजर्वेटर में जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक्स्ट्रा जगह हो जाएगा, जैसे तेल फैलेगा तो कहाँ जाएगा, तेल कंजर्वेटर में जाएगा। कहाँ जाएगा, तेल कंजर्वेटर में जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि लोड जो है कम हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि लोड कम हो गया, या फिर ट्रांसफार्मर का तेल है जो ठंडा हो गया। आपको बताए थे क्या होता है, ये तेल जो है घूम 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 के क्या हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही देखिए, जैसे ही मान लीजिए कि लोड घट गया, जैसे ही लोड घट गया तो करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। करंट घटने के कारण क्या हो जाएगा, तो I2R जो हानि है, जो गर्मी है, वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो तेल क्या हो जाएगा, तेल क्या हो जाएगा, तो तेल जो है अभी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तेल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तेल ठंडा होने से क्या होता है, तो तेल जो है सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है, सिकुड़ता है। मतलब क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, तेल का जो आयतन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आयतन घट गया दोस्तों। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया। वॉल्यूम घटने से क्या हो जाएगा, तेल का जो है हाइट जो है घट जाएगा। यानी कि तेल जो है पहले कहाँ तक हो गया था, गर्म होने के कारण यहाँ तक भर गया था, यहाँ तक भर गया था। ठीक है, पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल मेन टैंक तो भरा हुआ ही था, पूरा ट्रांसफार्मर ऑयल जो है मेन टैंक में भरा हुआ ही था। और क्या हो गया था, चूंकि बढ़ गया था इसका आयतन, तो जाकर के कहाँ हो गया था, कंजर्वेटर टैंक में भी भर गया था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी फिर से ट्रांसफार्मर का तेल जो है ठंडा हो गया है। फिर से ट्रांसफार्मर का तेल क्या हो गया दोस्तों, ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद क्या होगा, तो जो ऊपर में तेल था वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घट घट कर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में जो तेल था घट घट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तब पूरा का पूरा जो तेल ऊपर में था क्या हो जाएगा, घट के अभी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर तेलवा था अभी घट घट कहाँ से आ गया, तो ऊपर से अभी नीचे आ जाएगा। ठीक है, सब कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो समझ में आ गया कि गर्म जब तेल होता है तो ऊपर चला जाता है, क्योंकि उसका आयतन बढ़ जाता है। ठीक ठीक है, गर्म जब तेल हो जाएगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा, इसलिए कहाँ चल जाएगा, कंजर्वेटर टैंक में चल जाएगा। और जैसे ही तेल ठंडा हो जाएगा तो उसका आयतन घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सारा तेल जो ऊपर गया था सब नीचे आ जाएगा, मेन टैंक में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ सीखने वाली बात है, एक बार देख लीजिए। ये जो कंजर्वेटर है कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, सबसे पहले देख लीजिए वो मेन टैंक से जुड़ा हुआ है। मेन टैंक में क्या क्या है, तो कोर है, बाइंडिंग है, तेल है। ठीक है, कोर है, बाइंडिंग है, तेल है। गर्म होने पर तेल क्या हो जाता है, फैल जाता है, तेल कहाँ चला जाता है, कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है। कंजर्वेटर टैंक में चला जाता है तेल गर्म होने पर। ठीक है, और जैसे ही तेल ठंडा हुआ तो क्या हो जाएगा, तेल जो है सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा आयतन उसका। तो फिर क्या हो जाएगा, जो उसमें कंजर्वेटर टैंक में तेल गया था, पूरा जो तेल है धीरे धीरे कर करके मेन टैंक में आ जाएगा। ठीक है, मेन टैंक में आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है।
चलिए एक बार देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। मैं समझा दिया हूँ आपको, पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, कंजर्वेटर एक छोटा सा तेल टैंक है जो मुख्य टैंक के ऊपर लगा हुआ होता है। बिल्कुल सही बात है, बता दिए आपको। ठीक है, दूसरा क्या बिंदु है, तेल का तापमान बढ़ने पे इसका आयतन बढ़ जाता है और इस फैलाव के लिए जो है कंजर्वेटर ही जगह प्रदान करता है। कैसे, आपको बता चुके हैं। जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ जाता है ना, तब कंजर्वेटर जो है, कंजर्वेटर मुख्य टैंक को तेल की आपूर्ति करता है। मतलब कंजर्वेटर से तेल कहाँ जाता है, मुख्य टैंक में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही तापमान बढ़ गया तो क्या हो गया, मेन टैंक से कहाँ जाएगा, कंजर्वेटर में जाएगा। ठीक है दोस्त, और जैसे ही तेल का जो है तापमान घट गया तो कहाँ जाएगा, कंजर्वेटर टैंक से मेन टैंक में आ जाएगा दोस्त, है ना। तो यही सब चीज़ बेसिक है, आपको समझना है बस, कुछ भी इसमें नया नहीं है, कुछ भी इसमें नया नहीं है, बेसिक एकदम। चलिए अब आते हैं दोस्तों, फिर से कंजर्वेटर देख लेते हैं, कहाँ पे कंजर्वेटर लगा हुआ है। पूरा ट्रांसफार्मर में आप कैसे देख पाएंगे कंजर्वेटर कहाँ पे लगा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, क्या है देख लीजिए दोस्तों। देखिए ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का आपको सेटअप दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का सेटअप दिख रहा है। तो ये देखिए मेन टैंक है दोस्त, कौन सा मेन टैंक है भाई, तो ये मेन टैंक आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये मेन टैंक है ये। ठीक है ना, ये क्या है, मेन टैंक है। इससे जुड़ा हुआ है आपका कंजर्वेटर टैंक, देखिए इससे जुड़ा हुआ कंजर्वेटर टैंक है ना। ठीक है, तो जैसे ही क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका मेन टैंक क्या है, तो तेल भरा हुआ है, क्या हुआ, ट्रांसफार्मर का तेल इस तरह से भरा हुआ है। और जैसे ही आपका तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटर टैंक में जो है तेल चला जाएगा। जैसे ही तापमान घटेगा तो क्या हो जाएगा, कंजर्वेटर टैंक से टैंक आ जाएगा। अब कंजर्वेटर टैंक जो है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कहाँ है कंजर्वेटर टैंक, अब बताइए कंजर्वेटर टैंक कहाँ पे, देखिए कंजर्वेटर टैंक ये हो गया, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। कंजर्वेटर टैंक के अंदर जो भरा हुआ है क्या है, तो कंजर्वेटर टैंक के अंदर भरा हुआ है ट्रांसफार्मर का तेल है। ठीक है, उसके नीचे जब देखेंगे दोस्तों, अभी ये वाला बात हम कर रहे हैं, कौन सा बात कर रहे हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं, कंजर्वेटर टैंक के ऊपर से ना एक पाइप जाता है और जाता है कहाँ पे, तो ब्रीदर में। ब्रीदर मतलब क्या होता है, नाक है ट्रांसफार्मर का, क्या है, ब्रीदर मतलब नोज, किसका, ट्रांसफार्मर का नाक है बाबू। ठीक है, तो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, मतलब कंजर्वेटर टैंक के ऊपर से एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है जो कि ब्रीदर से यानी कि ट्रांसफार्मर के नाक से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसको ट्रांसफार्मर का नाक बोलते हैं आम भाषा में। अब ब्रीदर जो है दोस्तों कैसा दिखता है, देखिए ब्रीदर जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है। ब्रीदर जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू जो दिख रहा है ना दोस्तों, क्या है, ब्लू ब्लू जो दिख रहा है वो क्या है, वो सिलिका जेल है। क्या है, सिलिका जेल है। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, तो नमी को अवशोषित करता है। ठीक है, नमी को मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी क्या कर लेगा, सोख लेता है। ठीक है, नमी क्या करेगा, तो अब जो आपका एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, नमी को ऑब्जर्व कर लेगा, ऑब्जर्व मॉइस्चर। मतलब ट्रांसफार्मर में कोई भी जब हवा जाएगा ना, कोई भी जब हवा जाएगा ना, तो उसमें से कोई नमी नहीं जाएगा, उसमें कोई नमी नहीं जाएगा। क्यों ऐसा करता है, क्योंकि नमी अगर ट्रांसफार्मर के अंदर गया तो ट्रांसफार्मर के तेल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, इसीलिए जब ट्रांसफार्मर में कोई हवा जाता है ना, तो उसमें जो भी मॉइस्चर है, जो भी मॉइस्चर है वो क्या करेगा, मॉइस्चर जो है यही सोख लेगा। जो सिलिका जेल है ना, मॉइस्चर को सोख लेगा और सूखा हुआ हवा ही अंदर जाने देगा। ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर अगर अंदर गया तो ट्रांसफार्मर के तेल में मिल जाएगा और ट्रांसफार्मर के तेल को जल्दी ही क्या कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। तो सिलिका जेल का जो कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, सिलिका जेल का कलर क्या है दोस्तों, तो ब्लू है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, तभी क्या ध्यान रखना है, तभी ये भी ध्यान रखना है कि ब्रीदर जो है कहाँ से लगा हुआ होता है, तो कंजर्वेटर के ऊपर से लगा हुआ रहता है। ठीक है, कंजर्वेटर के ऊपर से एक पाइप जाता है जो कि ब्रीदर में जाता है दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए, तो ब्रीदर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, ब्रीदर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या क्या बातें करनी है। तो ब्रीदर में जो है सिलिका जेल भरा हुआ होता है जो कि हरा कलर का होता है, सॉरी ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का होता है भाई। कैसा कलर का, ब्लू कलर का। अगर सिलिका जेल बढ़िया है तो ब्लू कलर का हो जाएगा, अगर खराब हो गया सिलिका जेल तो इस तरीके से हो जाएगा, पिंक पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है, पिंक पिंक। ठीक है, पिंक क्लिप्स वैसे ही होता है, पिंक कलर का हो जाता है सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है पिंक कलर का हो जाएगा, कब, जब वो खराब हो गया तब। जब वो और अवशोषित नहीं कर सकता है तो वो पिंक कलर का हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, जब वो और नमी को अवशोषित नहीं कर सकता है तो क्या हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। अब ब्लू कलर का है, इसका मतलब वो नमी को अवशोषित करने के लिए अच्छा है, बढ़िया है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि सूखी अवस्था में सिलिका जेल जो होता है ब्लू कलर का होता है और नमी अवशोषित करने के बाद
सिलिका जेल क्या होता है, रंग उसका गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो सिलिका जेल अगर मान लीजिए कि गुलाबी हो गया तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसी को यूज़ कर लीजिए या फिर नया लगा दीजिए। इसी को अगर यूज़ करना चाहते हैं फिर से तो क्या करना पड़ेगा, जो सिलिका जेल है उसको 150 से 200 डिग्री तापमान पे गर्म कीजिएगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये जो है उष्मा को छोड़ देगा, आपका ये नमी को छोड़ देगा, फिर से क्या हो जाएगा, फिर से ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पिंक वाला जो है इसको फिर से अगर ब्लू बनाना है, ठीक है, पिंक वाले को अगर फिर से ब्लू बना के बढ़िया करना है, ठीक है, फिर से इसको अच्छा करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इसको जो है 150 से 200 डिग्री तापमान पे क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करना पड़ेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से वो बढ़िया हो जाएगा, फिर से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या समझे कि सिलिका जेल जो है नॉर्मली ब्लू कलर का होता है और वो सुषमा आपको वो जो है मॉइस्चर को या नमी को अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। अगर फिर से आपको जो ये अवशोषित होने वाला जो फिर से ये सिलिका जेल है फिर से इसको इस्तेमाल करना है तो इसको 200 डिग्री तापमान पर गर्म कीजिए तो फिर से ब्लू कलर का हो जाएगा और फिर से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो नालंदा गुरुकुल चैनल आपका हमेशा स्वागत करता है, ठीक है। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को बटन को दबा दीजिए, ठीक है। बाकी आप ध्यान क्या रखिए, अब ध्यान क्या रखिए, तो आपको ये वीडियो का नोट्स है, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको रेगुलरली जो है PDF मिलता हुआ रहेगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि पढ़ाई करते हैं, ठीक है, और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हैं।